गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष यादव सर एक बार फिर आप सभी का हिंदी की इस तासिका में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी सही सलामत ठीक ठाक होंगे। छात्रों, आज मैं आपको आपकी पाठ का, जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा है, आपकी पाठ्य पुस्तक का 10वां लेसन ठेस, जो कि एक पूरक पठन है, उसे पढ़ाने वाला हूं। यह एक आंचलिक कहानी है। इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं और यह कहानी बिहार जो है स्थान, उसके एक अंचल से ली गई है। अंचल का मतलब होता है एक विशेष स्थान से जुड़ी हुई कहानी है। तो यह बिहार के एक विशेष स्थान से जुड़ी हुई कहानी है। यह एक कलाकार के ऊपर निर्भर करने वाली कहानी है। इस कहानी में लेखक ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि हमें कलाकारों की इज्जत करनी चाहिए। कलाकारों का भी एक स्वाभिमान होता है जिसका हमें सम्मान करना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहले लेखक फणीश्वर नाथ रेणु के जीवन परिचय देख लेते हैं। उनका जन्म 1921 पूर्णिया बिहार में हुआ। पूर्णिया जो है बिहार में स्थित है। उसके बाद है उनकी मृत्यु 1977 में हुई। परिचय कुछ इस प्रकार है। हिंदी कथाकार का रुख बदलने वाले, कथाधारा का रुख बदलने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी को आज़ादी के बाद के प्रेमचंद्र की संज्ञा दी जाती है। आपकी कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक जीवन की धुंध, गंध, लय, ताल, सुंदरता, कुरूपता स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है। आपकी भाषा शैली में एक जादुई असर मिलता है। प्रमुख कृतियाँ मैला आंचल, परती, परिकथा, जुलूस, उपन्यास। इसमें मैला आंचल इनकी सबसे फेमस उपन्यास है। एक आदमी रात्रि की महक, एक आदिम रात्रि की महक, ठुमरी, अच्छे आदमी, कथा संग्रह, ऋण, जल जनधल, नेपाली क्रांति कथा। यह रिपोर्टाज है, रिपोर्ट राइटिंग है इनकी। पाठ से संबंधित, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह कहानी जो है कलाकार से संबंधित है, तो लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि कलाकार जो होता है, कलाकार किसी भी धर्म, जाति और वर्ग का हो, उसे अपनी कला का पर अभिमान होता है। ठीक है। वह स्वाभिमान के मूल्य को समझता है और उसकी रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जाति या धर्म के नाम पर जब उसके स्वाभिमान पर आघात होता है तो वह उसे बर्दाश्त नहीं करता। प्रस्तुत कहानी में भी कुछ इसी प्रकार है। प्रस्तुत कहानी में सिरचन नामक एक ग्रामीण कलाकार का वर्णन किया गया है। वह मोती घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी अर्थात चटाई, बांस की तितलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगे डोर के मोटे भूसी चुनी रखने के लिए मूंछ की रस्सी के बड़े बड़े झाले, ताल के सूखे पत्तों आदि की छतरी, टोपी आदि उपयोगी वस्तुएं बनाता है। ये वस्तुएं बनाकर वह अपनी आजीविका कमाता है। स्वाभिमानी होने के कारण वह हर परिस्थिति में अपने स्वाभिमान की रक्षा करता है। प्रस्तुत कहानी में जो है आंचलिक कहानी है, बिहार के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से कथाकार ने ग्रामीण जीवन, सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशन जिसे कहते हैं, कारीगरी, कारीगरों के स्वाभिमान आदि को बड़े ही सुंदर ढंग से चित्रित किया है। चलिए बच्चों, अब मैं अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते, अर्थात उसी मजदूर के रूप में नहीं गिनते। लोग उसको बेकार ही नहीं, बेकार मतलब बिना काम का,
बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। बेगार मतलब बिना मजदूरी के ज़बरदस्ती लिया गया काम, अर्थात काम करा लो उसे मजदूरी न दो, ऐसा समझते थे। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता है सिरचन को। क्या होगा उसको बुलाकर? दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं सिरचन राय हाथ में खुरपी डुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा। खुरपी खुरपी यह एक तरह का लोखंड का हथियार होता है जिससे गांव में घास छोली जाती है या काटी जाती है। छात्रों, संभव हो सकेगा तो आप सभी को इन सभी वस्तुओं को का चित्र भेजने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आप समझ सके कि खुरपी किसे कहते हैं, पगडंडी किसे कहते हैं, या और भी इसमें आई हैं चीज़ें, शीतल पाटी हो गई, मोथा घास किसे कहते हैं, ये सब की इमेजेस मैं भेजने की कोशिश करूंगा। दिखाई पड़ेगा। पगडंडी पर तौल तौल कर पाँव रखता हुआ धीरे धीरे मुफ्त में मजूरी देनी हो तो और बात है, अर्थात वह बहुत आराम से अपने में मस्त घूमता हुआ मिलेगा। पगडंडी मतलब एक पतला नैरो रास्ता होता है जहाँ पर लोग हमेशा चलने की वजह से एक चलने के रास्ते का निशान पड़ जाता है, उसे कहते हैं पगडंडी, या कह सकते हैं इसे मेड़ भी कह सकते हैं। आज सिरचन को मुफ्तखोर, कामचोर या चटोर कह ले कोई। एक समय था जब उसकी मड़ैया के पास बाबू लोगों की सवारियां बधी रहती थी, उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते थे। अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे ही हाथ में यह कारीगरी रह गई है सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल कर चलो, बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से सिरचन से एक जोड़ा चिक बनाकर भेज दो। अर्थात लोग कहते हैं कि बड़े भाई की चिट्ठी कहाँ से आई है? शहर से, कि सिरचन के हाथ से चिक, अर्थात यह एक चटाई होती है जिसे कि खिड़कियों में लगाया जाता है, तो उसे बनवाकर भेजने के लिए संदेशा आया है। इस तरह से लोग उसके यहाँ पर लाइनें, क्योंकि वह कलाकार था, उसके हाथों में जादू था, वह ये सब शीतल पाटी, चिक और टोकरी वगैरह बहुत अच्छे से बनाता था, जिसके कारण लोग उसके यहाँ पर लाइनें लगाकर खड़े रहते थे। लेकिन आज समय बदल गया तो उसकी उस कला का लोग इज्जत करना बंद कर देते, वही इसमें दिखाया गया है। मुझे याद है मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती, मैं पहले ही पूछ लेता भोग क्या लगेगा। भोग मतलब उसके खाने की क्या व्यवस्था होगी। माँ हंसकर कहती, जा जा बेचारा, मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं उठाता कभी। पड़ोसी गांव के पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को एक बार मेरे सामने ही बेपानी कर दिया था। बेपानी मतलब बेइज्जत कर दिया था। बेइज्जत कर दिया था सिरचन ने। तुम्हारी भाभी नाखून से काटकर तरकारी परोसती हैं और इमली का रस डालकर कढ़ी तो हम मामूली लोगों की घरवालियाँ बनाती है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से बनाना सीखी है? अर्थात इस तरह का उसने उसे ताना मारा था। किसने? सिरचन ने। किसके? पंचानंद चौधरी के बेटे को या लड़के को। इसलिए सिरचन को बुलाने से पहले मैं माँ से पूछ लेता। सिरचन को देखते ही माँ हंसकर कहती, आओ सिरचन, आज नैनू मथ रही थी, अर्थात दही को मथने के बाद उसमें जो मक्खन निकलता है उसे नैनू। तो तुम्हारी याद आई। घी की खखोरन के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। और बड़ी बेटी ने ससुराल से, मतलब उसके क्या क्या खिलाने वाली है यह पहले उसने बता दिया, और उसके बाद अब वो अपना काम बताएगी। क्या कहती है? और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद मतलब संदेशा भेजा है। उसकी ननद रूठी हुई है मोती की शीतल पाटी के लिए। मोती है एक तरह की घास है जिससे कि वह शीतल पाटी अर्थात वह चटाई, मैट बनाया जाता है। सिरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। पनियाई मतलब लालच भरी जीभ को संभाल कर
हंसता, घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ। अर्थात तुम्हारे यहाँ की घी की जो सुगंध है वह है, घी को जब जलाते हैं तो उससे एक सुगंध आती है, जब गर्म करते हैं उसे, तो वही कहता है कि उसकी सुगंध सूंघ कर मैं यहाँ आ रहा हूँ। नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती है। दम मारने की भी छुट्टी अर्थात फुर्सत नहीं है उसे। इस शादी ब्याह के मौसम में इन लोगों का बहुत सारा काम रहता है ये सब चीज़ें बनाने के लिए, तो उसको उसमें से भी वो टाइम निकाल कर वहाँ पर आया है, वह ऐसा कह रहा है। फिर सिरचन जाति का कारीगर है। मैंने घंटों बैठकर उसके काम करने के ढंग को देखा है। एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी कुच्ची बनाता, फिर कूंचियों को रंगने से लेकर सुतली उलझाने में पूरा दिन समाप्त। काम करते समय उसकी तन्मयता में जरा भी बाधा पड़ी कि गेहूँ साफ की तरह फुफकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम। सिरचन मुँह जोर है, काम चोर नहीं। मुँहजोर का मतलब है वह हाजिर जवाब है या मुंहफट है, लेकिन कामचोर नहीं। अर्थात जो वह काम क्या करता था, बहुत धीरे काम करता था। तो कुछ लोग होते हैं ना, अपना काम जल्दी कराने के लिए लोगों कहते हैं या उल्टा सीधा कहते हैं, तो उसे ये सब पसंद नहीं था। उसके काम में दखल अंदाजी उसे पसंद नहीं थी। वह जो काम करता था बहुत अच्छे से धीरे धीरे करता था। अगर बीच में अगर किसी ने उसको कमेंट कर दिया या कुछ बोल दिया तो वह छोड़कर उठ जाता और कह देता कि किसी दूसरे से करवा लीजिए। आगे देखते हैं। बिना मजूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, मतलब कोई उसे उसकी मजदूरी नहीं देता था, कल अगर उसे खाना खिला दिया तो वह काम करने के लिए तैयार हो जाता था। दूध में कोई मिठास न मिले तो कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाला मतलब तीखापन, कड़वाहट, वह नहीं बर्दाश्त कर सकता था। उसे थोड़ी भी बात में कड़ाई या कड़वाहट, तीखापन स्वीकार नहीं था। वह तुरंत काम छोड़कर उठ जाता था। सिरचन को लोग चटोर भी समझते हैं। चटोर भी मतलब एक तरह से कह सकते हैं खब्बू या लालची। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध पहले कर लो, तब सिरचन को बुलाओ। दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई कि काम की सारी चिकनाई खत्म। अर्थात खाने पीने का उसका अच्छा प्रबंध नहीं हुआ तो काम भी उसी हिसाब से वह अच्छा नहीं करेगा, उसके हिसाब से ही करेगा, उसमें कमी ला देगा। काम अधूरा रखकर उठ खड़ा होगा। अर्थात खाने पीने की अच्छी व्यवस्था नहीं हुई तो काम छोड़ देगा और उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है। क्या कहेगा? आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा है, मतलब आधे सिर में होने वाला दर्द, अर्थात सर दर्द का बहाना बनाएगा। और थोड़ा सा रह गया है, किसी दिन आकर पूरा कर दूंगा, किसी दिन माने कभी नहीं। अर्थात वह ऐसा बहाना बनाएगा कब? जब उसके खाने पीने की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं होगी तब। और अगर खाना पीना एकदम व्यवस्थित रखा उसका तो वह काम बड़े मग्न से, बड़ी लगन से करता है। मोती घास और पटरे की रंगीन शीतल पाटी, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख, सतरंगी डोर के मोढ़े, भूसी चूनी रखने के लिए मूंज,
की रस्सी के बड़े बड़े झाले, जितना भी यहाँ पे दिया है यह सभी घास फूस और बांस की तीलियों से बनने वाली वस्तुओं का नाम है। ठीक है। झल्ली मतलब बड़ा थैला होता है जो रस्सियों का बनाया हुआ आता है। हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, अर्थात पत्तों की वो छतरी और टोपी भी बनाता था, तथा इसी तरह के बहुत से काम हैं जिन्हें सिरचन के सिवा गांव में और कोई नहीं जानता। यह दूसरी बात है कि अब गांव में ऐसे कामों को बेकाम का काम समझते हैं लोग। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं, भर पेट खिला दो, काम पूरा होने पर एकाध पुराना धुराना कपड़ा देकर विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। बेकाम मतलब अनुपयोगी काम, बेकार का काम। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ भी नहीं बोलेगा ऐसी बात नहीं, सिरचन को बुलाने वाले जानते हैं कि सिरचन बात करने में भी कारगर है, अर्थात बात भी वही बहुत सोच समझ कर करता है। महाजन टोले के भज्जू महाजन की बेटी सिरचन की बात सुनकर तिलमिला उठी थी। ठहरो, मैं माँ से जाकर कहती हूँ इतनी बड़ी बात। कौन सी बात? बड़ी बात है कि बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है। यह एक तरह का आज के समाज पर भी ताना है कि बड़े लोगों की खाली बात बड़ी होती है। जब कहीं पर वो छोटे लोगों के लिए कुछ करना होता है तो वास्तविकता में कुछ करते नहीं, खाली बड़ी बड़ी बात करते हैं। यही यहाँ पर उसने कहा है कि बड़े लोगों की बस बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो तीन पटेर की पार्टियों का काम सिर्फ खेसारी का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। खेसारी अर्थात यह एक दाल के आटे का बनी हुई सत्तू होती है, भुनी हुई दाल का सत्तू खिलाकर कोई करवाए भला। यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबुनी, सिरचन ने मुस्कुराकर जवाब दिया था। इस बार मेरी सबसे छोटी बहन पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू, जिसका नाम था मानू, मानू के दूल्हे अर्थात उसके हस्बैंड ने पहले ही बड़ी भाभी को लिखकर चेतावनी दे दी है। मानू के साथ मिठाई की पतीली मतलब मिठाई का डिब्बा न आए कोई बात नहीं। 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना आएगी मानू तो? भाभी ने हंसकर कहा, बेरंग वापस। इसलिए 1 सप्ताह पहले से ही सिरचन को बुलाकर काम पर तैनात करवा दिया था माँ ने। देखो सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। नई धोती, यहाँ पहले लोग क्या करते थे, पुरानी देते थे, लेकिन वो क्या करती, उसको लालच देती है कि इस बार तुम्हें नई धोती दूंगी, वो भी मोहर छाप वाली धोती, अर्थात एक तरह से कह सकते हैं ब्रांडेड धोती दूंगी। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। यहाँ पे धोती अर्थात तो गांव में जो जेंट्स पहनते हैं ना, धोती कुर्ता, वो वाली धोती। पान, हाँ, देखते ही रह जाएं। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तीलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ सिरचन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डालकर वह चिक बुनने बैठा। 1.5 हाथ की बिनाई देखकर ही लोग समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चिक बनेगी। झब्बे मतलब
गुच्छा, सुतली में लगाया जाने वाला फुदना। ठीक है, आगे मजली भाभी से नहीं रहा गया, अर्थात ये सब काम देखकर मजली भाभी जो थी मानी इसकी, तो उनसे लेखक की, तो उनसे नहीं रहा गया, उन्होंने कह ही दिया। क्या कहा? पर्दे की आड़ से बोली, पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज़ बनती है, तो मैं तो भैया से खबर भेज देती। काम में व्यस्त सिरचन के कानों में बात पड़ गई। बोला, मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज़ नहीं बनती बहुरिया। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, मानू दीदी का दुल्हा अफसर आदमी है, इसलिए वह ऐसी चीज़ बना रहा है। वह क्या कहता है कि यह मैं खाली इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि मुझे मोहर छाप वाली धोती मिलेगी या ब्रांडेड धोती मिलेगी, मैं यह इसलिए बना रहा हूँ कि मानू दीदी इस हवेली की, इस घर की सबसे छोटी बेटी है, और मानू दीदी का जो दुल्हा है अर्थात उसका हस्बैंड है, वह पढ़ा लिखा और अफसर आदमी है। अर्थात एक तरह से वह अपनी कलाकारी लोगों को उनको दिखाना चाहता था, इसलिए वह इतने अच्छे लगन से काम कर रहा था। मजली भाभी का मुंह लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, किससे बात कर रही है बहू? मोहर छाप वाली धोती नहीं, मुगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना। अर्थात उसकी चाची क्या कहती, खाली मोहर छाप वाली धोती नहीं, वो खाने के लिए भी आया है, उसे रोज यहाँ पर मिठाई खाने को मिलेगी, इसलिए। दूसरे दिन चिक की पहली पाँति में 7 तारे जगमगा उठे। 7 रंग के सतभैया तारा अपने आप में मगन। सिरचन को खाने पीने की सुध नहीं रहती। चिक की सुतली के फंदे डालकर उसने पास पड़े सूप पर निगाह डाली। चिवड़ा और गुड़ का एक सूखा ढेला, चिवड़ा अर्थात पोहा, सादा पोहा, ढेला मैंने लक्ष्य किया। सिरचन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, अर्थात उसने नाक सिकोड़ी। वह उसे अच्छा नहीं लगा, वह देखकर वह खाना, वह नाश्ता। मैं दौड़कर माँ के पास गया। माँ, आज सिरचन को कलेवा किसने दिया है? सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई के अंदर पकवान आदि बनाने में व्यस्त थी। बोली, अरे मजली, सिरचन को बुदिया क्यों नहीं देती? बुदिया मैं नहीं खाता काकी। सिरचन के मुंह में चिवड़ा भरा हुआ था, अर्थात उसके मुंह में पोहा था। उसने क्या बोला कि बुदिया मैं नहीं खाता। गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पर पड़ा रहा अछूता, अर्थात उसने गुड़ को भी हाथ लगाया नहीं। गुड़ अर्थात जगेरी। माँ की बोली सुनते ही मजली भाभी की भौहें तन गई, अर्थात उसे गुस्सा आ गया। मुट्ठी भर बुदिया सूप में फेंक कर चली गई। अर्थात वह बूंदी जो है वह लाकर सूप में उसने देने की तरह से नहीं दिया, एक तरह से फेंक कर चली गई। सिरचन ने पानी पीकर कहा, मजली बहुरानी, अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोलकर बांटती हैं क्या? बस मजली भाभी अपने कमरे में बैठकर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर कहा, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, किसी के नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह? मजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। माँ तमक कर बाहर आई। सिरचन, तुम काम करने आए हो या अपना काम करने आए हो? अपना काम करो। बहुओं से बदकुट्टी, अर्थात बहुओं से कहा सुनी बातचीत क्यों करते हो? कुट्टी करने की क्या ज़रूरत? जिस चीज़ की ज़रूरत हो मुझसे कहो। सिरचन का मुंह लाल हो गया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने
लगा। यहाँ तक की बात को उसने सिरचन ने संभाल लिया। लेकिन अब आगे देखिए, मानो पान सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चुपके से पान का एक बीड़ा सिरचन को देती हुई इधर उधर देखकर बोली, सिरचन दादा, काम काज का घर है। अर्थात बिगड़ते हुए माहौल को उसने संभालने की कोशिश की। किसने? मानू ने। बहुत इधर उधर देखकर बोली, सिरचन, काम काज का घर है, 5 तरह के लोग हैं, 5 किस्म की बात करेंगे, तुम किसी की बात पर कान मत दो। क्योंकि उसे मालूम था कि अगर एक बार सिरचन नाराज हो गया तो वह यह काम अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा और कोई इसे पूरा नहीं कर पाएगा। फिर आगे देखते हैं। सिरचन ने मुस्कुरा कर पान का बीड़ा मुंह में ले लिया। चाची अपने कमरे से निकल रही थी। सिरचन ने पान खाते देख अवाक हो गई। अवाक हो गई मतलब चकित हो गई, स्तब्ध हो गई। आगे क्या है? चाची अपने कमरे से निकल रही थी, सिरचन को देखा, अवाक हो गई। सिरचन ने चाची को अपनी ओर आश्चर्य से घूरते देखकर कहा, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गमकौवा जर्दा खिलाना, बहुत दिन हुए। गमकौवा मतलब सुगंधित, जर्दा मतलब तंबाकू। चाची कई कारणों से जली भुनी रहती थी सिरचन से। जली भुनी मतलब नाराज रहती थी। गुस्सा उतारने का ऐसा मौका फिर नहीं मिल सकता। झनकती हुई बोली, तुम्हारी बड़ी हुई जीभ में आग लगे। घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो। चटोर कहीं के। मेरा कलेजा धड़क उठा। हो गया सत्यानाश। अर्थात लेखक को आभास हो गया कि अब सिरचन यहाँ से चला जाएगा, क्योंकि वह किसी की बात में कड़वाहट को पसंद नहीं करता था। बस सिरचन की उंगलियों में सुतली के फंदे पड़ गए। मानो कुछ देर तक वह चुपचाप बैठा पान को मुंह में घुलाता रहा। फिर अचानक उठकर पिछवाड़े पिक थूक कर आया, अर्थात पान थूक कर आया। अपनी छुरी, हंसिया वगैरह समेट संभाल कर झोले में रखे टंगी हुई अधूरी चिक पर एक निगाह डाली और हनहनाता हुआ आंगन से बाहर निकल गया। हनहनाता हुआ मतलब बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया। मानू कुछ नहीं बोली, चुपचाप अधूरी चिक को देखती रही। सातों रंग मंद पड़ गए। माँ बोली, जाने दे बेटी, जो छोटा मत कर मानू, मेले से खरीद कर भेज दूंगी। मैं सिरचन को मनाने गया, देखा एक फटी हुई शीतल पाटी पर लेटकर वह चुप सोच रहा है। मुझे देखते ही बोला, बबुआ जी अब नहीं, कान पकड़ता हूँ, अब नहीं। मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा, कौन पहनेगा? ससुरी खुद मरी, अर्थात वह यह बात अपनी पत्नी के लिए कह रहा है। ससुरी खुद मरी, बेटे बेटियों को ले गई अपने साथ। बबुआ जी, मेरी घरवाली जिंदा रहती तो मैं ऐसी दुर्दशा भोगता। यह शीतल पाटी उसी की बुनी हुई है। इस शीतल पाटी को छूकर कहता हूँ, अब यह काम नहीं करूँगा। गांव भर में तुम्हारी हवेली में मेरी कदर होती थी, अब क्या? मैं चुपचाप वापस लौट आया। समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। अर्थात लेखक को यह आभास हो गया कि यह कलाकार के दिल को ठेस पहुंची है, इसलिए वह अब
नहीं आएगा। बड़ी भाभी अधूरी चीख में रंगीन छींट का झालर लगाने लगी। यह भी बेजा नहीं दिखाई पड़ता क्यों मानू? मानू कुछ नहीं बोली बेचारी, किंतु मैं चुप नहीं रह सका। चाची और मझली भाभी की नज़र न लग जाए इसमें भी। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। चाची के सुर में सुर मिलाकर कोसने को जी हुआ। काम चोर चटोर। गाड़ी आई। सामान चढ़ाकर मैं दरवाज़ा बंद कर रहा था कि प्लेटफार्म पर दौड़ते हुए सिरचन पर नज़र पड़ी। बबुआ जी, उसने दरवाजे के पास आकर पुकारा। क्या है? मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में मतलब क्रोध में, झिड़की के स्वर में कहा। सिरचन ने पीठ पर लदे हुए बोझ को उतारकर मेरी ओर देखा। दौड़ता आया हूँ, दरवाज़ा खोलिए। मानू दीदी कहाँ हैं? एक बार देखूँ? मैंने दरवाज़ा खोल दिया। सिरचन दादा, मानू इतना ही बोल सकी। खिड़की के पास खड़े होकर सिरचन ने हकलाते हुए कहा, यह मेरी ओर से है, सब चीज़ें हैं दीदी। शीतल पाटी चीख और एक जोड़ी आसनी कुसकी गाड़ी चल पड़ी। मानू मोहर छाप वाली धोती का दाम निकालकर देने लगी। सिरचन ने जीभ को दांत से काटकर दोनों हाथ जोड़ लिए। मानू फूट फूट कर रो रही थी। मैं बंडल को खोलकर देखने लगा। ऐसी कारीगरी, ऐसी बारीकी, ऐसी रंगीन सुतरियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। तो यहाँ पर यह लेसन समाप्त होता है बच्चों। इस लेसन के माध्यम से, इस पाठ के माध्यम से लेखक फणीश्वर नाथ रेणु ने हमें यह बताने की कोशिश की है कि हमें भी आज भी जो भी कलाकार है या जो